Hello everyone, my name is Tarun Yadav, a graduate from IIT Delhi 2019 batch and your mathematics mentor also. तो बेटा इस प्लेटफॉर्म पे जो है हम लोग एंटायर जेई का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे ऐसे ही वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप जेई को लेके सीरियस हैं, तो वीडियोस को पूरा देखें, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। मेन से लेके पूरा एडवांस तक का कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। और जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, है ना। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस और एडवांस के लिए ही फोकस्ड है, बट मैं जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मेजरली मेंस और एडवांस लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला 12th का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन शुरू करने से पहले एक दो बेसिक टर्म्स जो हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है सेट्स पढ़ लिया है, 11वीं में जो सेट्स होता है अपना सेट थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही आप जो है इस लेक्चर को देखें। अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ जाके उसको पढ़ लें, है ना। उसके बाद अपन इस लेक्चर पर आएंगे वापस से। तो सबसे पहली बात कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है भाई, कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सीधी बात है, जो एक पेयर में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल 1,2 लिख दिया, तो इसमें जो पहली चीज़ लिखी है और जो चीज़ मैंने बाद में लिखी है, उनका ऑर्डर मैटर करता है। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के तौर पर कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या है कि 1,2 और 2,1 ये दोनों अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि पहले जो लिखा है और दूसरे नंबर पे जो लिखा है ये अपने आप में इनकी स्पेसिफिक जगह हैं। हम इनको बदल देंगे तो मेरे पास टोटली जो है डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। तो ऐसे पेयर्स जिनमें लिखने का ऑर्डर मैटर करे, ठीक है, जिनमें लिखने का ऑर्डर मैटर करे कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखा है, उनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आए बात समझ में। अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं भाई, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जो अपने जैसे सेट्स होते हैं, सेट्स में जो है मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिखता हूँ, दूसरा सेट लिख दिया 3 2 1, दोनों सेम सेट ही कहलाएंगे ना भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिखने का ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर समझ में आया अपने को। अब बात करते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो भाई पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर A, B where A belongs to set A and B belongs to set B is called Cartesian product of A and B। सबसे पहली बात कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं कि भाई एक सेट मान लो A मेरे पास है 1,2 और एक सेट B मेरे पास है A, B। तो मुझे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी से कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का, उसको ए क्रॉस बी से हमने डिनोट कर दिया। बोलो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। पहली बात यहाँ लिखा हुआ है कि भाई सेट होता है, बढ़िया बात है सेट होता है, पर उस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। उसने आगे दिया है कि एलिमेंट जो है ना वो ए, बी होगा, जहाँ पे ए जो है वो ए सेट से आया मेरे पास, बी जो है वो बी सेट से आया होगा। अब इसने बोला है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं पॉसिबल सारे के सारे लिखने हैं मुझे भाई। देखो अब एक काम करो, पेयर बनाना शुरू करो, क्योंकि मेरे पास कम एलिमेंट्स है, मैं यहाँ बना सकता हूँ। जैसे कि मैं ए में से 1 उठाऊँ, उसके पेयर्स बनाने शुरू करूँ। क्या आएगा 1,A 1,B, ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 उठाओ 2,A 2,B। ये देखो भाई सीधी बात, मेरे पास पेयर जितने पॉसिबल थे सारे बना दिए मैंने। ध्यान रखना, क्या ध्यान ये चीज़ रखनी है मुझे कि अगर A क्रॉस B लिखा है, अगर मुझे A क्रॉस B लिखा है तो यहाँ जो एलिमेंट बनेगा ना A क्रॉस B का, उसमें पहला जो एलिमेंट आएगा, पेयर में वो आएगा मेरे पास A से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B लिखा है तो हर एलिमेंट का पहला पेयर आएगा A से और दूसरा पेयर आएगा B से। बेटा अगर यहाँ पे मेरे पास B क्रॉस A निकालना होता ना मेरे को ऑर्डर्ड पेयर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर B क्रॉस A निकालना होता ना, तो मैं यहाँ जो भी पेयर लिखता उसमें पहला एलिमेंट जो है वो आता B से और दूसरा एलिमेंट जो है वो आता A से, क्योंकि अपन B क्रॉस A निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखो अगर B क्रॉस A लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास। तो पहले क्या करो, B के जो हैं अपने एलिमेंट्स उठाओ और उनका पेयर बनाना शुरू करो। A,1 बनेगा, A,2 बनेगा, ख़त्म हो गया। अभी B का दूसरा एलिमेंट उठाओ, B,1 और B,2, ठीक है। ये मेरे पास B क्रॉस A बनेगा और ये मेरे पास बेटा A क्रॉस B बनेगा। तो देखो दोनों अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग हैं। यहाँ पे 1,A है, यहाँ पे A,1 है, और अभी बताया था कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं तो हम इनको अलग अलग ट्रीट करेंगे, एक ट्रीट नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो सिमिलरली मुझे जो भी लिखना है, जो भी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाह रहा हूँ ना, उसमें जब मैं क्रॉस करता हूँ तो ध्यान रखना पहले कौन सा सेट लिख रहे हैं और बाद में कौन सा सेट लिख रहे हैं, क्योंकि जो सेट पहले लिखा है ना एलिमेंट वाले पेयर में वही सेट का एलिमेंट पहले आएगा और दूसरे वाले का दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है भाई। और इन जनरल जो है ना भाई A क्रॉस B
जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है इन जनरल। अगर ए और बी बराबर ही होगी तो अलग बात है, बाकी एक दो और केस बन जाते हैं, नहीं तो वरना बाकी जो है अलग अलग होते हैं अपने पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार कि भाई ए क्रॉस बी अगर मेरे पास निकालना है और ए 1,2 और बी जो है 4,8, तो सीधी बात है ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये अपने पास आया। पहला पेयर बनाएंगे किसका, 1 का और ए का। दूसरा पेयर बनाएंगे 1 का और, सॉरी ए नहीं है 4 है यहाँ पे, 1 का और 4 का। दूसरा पेयर बनाएंगे 1 का और 8 का। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ 2 का एंड 4 का, देन अगला पेयर बनेगा 2 का एंड 8 का। देखो ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स आए सारे ए के हैं, दूसरे नंबर वाले बी के हैं। मान लो मुझे यहाँ बी क्रॉस ए निकालना है, तो भाई पहले जो एलिमेंट आएंगे वो बी के होंगे, जैसे 4,1 और 4,2। जितने पॉसिबल पेयर्स बना सकते हो सारे बना दो, 8,1 एंड 8,2। ये मेरे पास ए क्रॉस बी और बेटा बी क्रॉस बी आ गया अपने पास। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखो आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि भाई साहब इफ़ n ऑफ a इज इक्वल्स टू m एंड n ऑफ b इक्वल्स टू n, सॉरी यहाँ पे n आएगा। अभी इसका मतलब क्या है बोला सर, इसका मतलब समझो भाई। इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास a में जो है n ऑफ a इक्वल्स टू m का मतलब क्या है, अगर मेरे पास a में m एलिमेंट्स हैं और b में मेरे पास अगर n एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तो बोल रहा है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये देखो अपन सिंपल एग्जांपल के साथ ना, जो मान लो a में मेरे पास यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और बी में मेरे पास 3 मान लेता हूँ मैं अभी के लिए, 4, 8 और 9। तो ये बताओ यहाँ पे जो मैं ए क्रॉस बी लिखूँगा तो मैं पेयर्स बनाऊंगा ना भाई। तो इस 1 के लिए जो है मेरे पास कितने, या फिर ये 1 कितने पेयर बनाएगा, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उतने ही पेयर बनाएगा ये, समझ रहे हो। तो 1 के पास कितने अवेलेबल मेरे पास एलिमेंट बनाने के लिए हैं, 1, 2, 3 जितने इसमें एलिमेंट है। और यहाँ 2 के लिए भी 3 अवेलेबल हैं। अगर इसमें और एलिमेंट होते उनके लिए भी 3 अवेलेबल होते। तो मान लो इसमें m एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के लिए n, मान लो इसमें n एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट के लिए n जो मेरे पास एलिमेंट है वो अवेलेबल होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, m इंटू n हो जाएंगे। तो वही अपने पास लिखा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी है जो m इंटू n है। ठीक है, अभी देखो आगे लिखा भी हुआ है कि यूजुअली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है बराबर नहीं होते हैं। अब देखो आगे आता है अपने पास मैपिंग डायग्राम। यार मैपिंग डायग्राम क्या होता है सर, अब देखो क्या होता है मैपिंग डायग्राम, कि ये जो है इट इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी अपन ने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है ना, ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा अपन ने, ठीक है, उसको लिखने का दूसरा तरीका है ये। कैसे लिखते हैं सर इसको, देखो सिंपल है। मैं ए सेट बना रहा हूँ यहाँ पे और बी सेट यहाँ पे बना रहा हूँ, जो लिखे हुए हैं ऊपर। ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है ए और बी, ठीक है। मुझे अब ए क्रॉस बी लिखना है अगर, तो इन जनरल ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बना दो, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ। तो 1, a 1, b, फिर 2, a और 2, b 6 बन जाएंगे ना मेरे पास। फिर 3, a और 3, b। बोला मेरे पास ए क्रॉस बी बन गया। बोला सॉरी मैपिंग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखो भाई मैपिंग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये 1 है ना, ये जिस बी एलिमेंट के साथ बी में पेयर बनाएगा उसके साथ एरो से मिला दो इसको। जैसे कि 1, a बनाएगा तो 1, a पे पेयर बना दिया, 1, b पे 1, b बनेगा तो 1 और b को एरो से मिला दिया। ठीक है, सेम काम करो 2 के साथ। अगर 2 a के साथ बनाएगा पेयर तो 2 a को मिला दो, 2 b के साथ बनाएगा तो 2 b को मिला दो। अगर सेम काम मैं अगर इसके साथ करूँ, किसके साथ भाई, अपना c के साथ, 3 अगर a के साथ पेयर बनाएगा तो 3a हो गया, और b के साथ बनाएगा तो 3b हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अगर मैं एरोज गिनूंगा तो मेरे पास उतने तो नंबर ऑफ पेयर होंगे, क्योंकि 1 जो है 2 के साथ पेयर बना रहा है, a और b के साथ 2 एरोज आ रहे हैं 1 से। 2 जो है 2 के साथ पेयर बनाएगा a और b के साथ, तो जो 2a और 2b बनेगा उसमें भी 2 एरोज आ रहे हैं। सेम केस 3 भी 2 a और b के साथ पेयर बनाएगा तो इसके साथ 2 एरो निकल रहे हैं। तो मेरे पास जो है ये बेसिकली मैपिंग डायग्राम है अपने पास एक रिलेशन का, या फिर मैं बोलूँ कि भाई साहब कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का ये मैपिंग डायग्राम है मेरे पास। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया भाई, थ्रू एरोज कर दिया मैंने। जो भी मेरे पास सेट थे ए और बी दोनों को मैंने बनाया, और ए का जो एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा था, है ना, मैंने उसको क्या किया, हर एरो से मार्क कर दिया उसको भाई साहब। और जितने एरोज होंगे उतने ही मेरे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो ये अपना मैपिंग डायग्राम होता है, सिंपल। तो अब इन सब टर्म्स के बाद अपन फाइनली शुरू कर रहे हैं रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशन होता क्या है अपने पास। देखो भाई, अब मेरे पास ये बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अपने पास बन गया है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है फाइनली अपने पास बन गया है। ए क्रॉस बी जो है वो फाइनली बन गया अपने पास। कुछ है, मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो बन सकते हैं m इंटू n। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है कि इफ़ a एंड b बी 2 सेट्स, देन ए रिलेशन
डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहली बात कुछ चीज़ें जो है मैं बता दे रहा हूँ कि भाई साहब जो ये लिखा है ना, ये वाली चीज़, इसका क्या मतलब है? ये जो लिखी है मेरे पास, इसका क्या मतलब है? देखो क्या मतलब है भाई। अगर कहीं ऐसा लिखा है आर सच दैट ए से बी, इसका मतलब ये है कि ए रिलेशन इज़ डिफाइंड, ए रिलेशन आर, रिलेशन का नाम है आर, ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये जो एरो की साइड है, पहले ए लिखा है बी लिखा है, ये चीज़ ध्यान से रखनी पड़ेगी हमें। रिलेशन डिफाइन किया है, इसका नाम आर है, और ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया है। अगर मैं और थोड़ा लोकल भाषा में बोलूँ तो ए सेट जो है वो मेरे पास इनपुट आएगा, बी सेट से मेरे पास क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए सेट से अगर बी सेट में डिफाइन किया है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन आर सच दैट ए फ्रॉम बी, या फिर ए टू बी। अब रिलेशन होता क्या है भाई? देखो मेरे पास ए क्रॉस बी आ रखा है, पूरा ए क्रॉस बी मेरे पास पूरा आ रखा है। अब इस ए क्रॉस बी में मेरे भाई बहुत सारे पेयर्स होंगे, जैसे 1, ए होता है, 1, बी होता है, 2, 1 होता है, 2, ए होता है, 2, बी होता है, 3, ए होगा, 3, बी होगा। सॉरी, ये मेरे पास सारे जो हैं पेयर्स, ये मेरे पास ए क्रॉस बी में होंगे। तो इस पूरे सेट का कोई एक सबसेट उठा लो, कोई भी एक सबसेट, ठीक है, कोई भी एक सबसेट उठा लो, उस सबसेट को मैं क्या बोलूँगा भाई? उस सबसेट को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? रिलेशन बोलते हैं उसी सबसेट को। बोला सर अब ये बताओ कि इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं भाई साहब? इसमें एलिमेंट कितने होंगे? तो भाई मुझे पता है कि m इंटू एन एलिमेंट होंगे इफ़ ए में जो है वो m एलिमेंट हैं और b में जो है वो n एलिमेंट, अभी पढ़ा था अपन ने। तो ए क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? एक m इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। तो एक ऐसा सेट है ए क्रॉस b जिसमें m इंटू एन एलिमेंट्स है मेरे पास। तो अगर मैं तुझे बोलूँ कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है भाई? 2 की पावर n होते हैं, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट ए। तो मेरे पास एक सेट है ए क्रॉस बी, उसमें एलिमेंट्स हैं m इंटू एन। तो इस सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं भाई? 2 की पावर mn। तो मतलब इतने अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में इतने मैक्सिमम रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतने ही सबसेट बनेंगे। और क्योंकि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सिर्फ क्या होता है? एक सबसेट होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ सब लोग ध्यान रखेंगे कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। बेटा साथ साथ नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स बनाने के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। नोट्स बनाना इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे जो आप चीज़ें याद रख सकते हैं, जिसमें आप चीज़ें याद रख सकते हैं। खुद के नोट्स पढ़ने में चीज़ें जल्दी याद होती हैं, दूसरे के नोट्स इतनी जल्दी याद नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। वही चीज़ जो अभी अपन पढ़ के आए हैं कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए m है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी n है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? m इंटू एन होंगे। और बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी जो है 2 की पावर mn होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना? एक रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं, ए क्रॉस बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m इंटू एन है, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर mn। तो मतलब रिलेशन कितने बन सकते हैं? जो सबसेट होगा मतलब रिलेशन हो गए, तो रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर mn। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि ए एंड बी हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। बोल रहा है दो सेट हैं ए में 3 एलिमेंट है और बी में जो है वो 4 एलिमेंट है। और बोल रहा है कि 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। मान रहा हूँ मैं 1 2 3 हैं और इसमें जो है 2 3 4 5 ये है मेरे पास 2 सेट। तो बोल रहा है नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब देखो वैसे अपने पास जो रिलेशन है वो क्या होते हैं? नंबर रिलेशन कितने होते हैं? 2 की पावर mn होते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट कॉमन भी हो जाए ना भाई तो नंबर ऑफ रिलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन रहते हैं। कैसे? मैपिंग डायग्राम बना के देख लो, ये मेरे पास 2 3 4 5 है ना। तो अगर मैं मैपिंग डायग्राम बना के देखता हूँ तो अभी भी जो है मैं उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स बना पा रहा हूँ। एक जो है वो 4 के साथ मैं पेयर बना देगा, 2 भी इन 4 के साथ बनाएगा, 3 भी इन 4 के साथ बनाएगा, कोई पेयर रिपीट होगा ही नहीं मेरे पास। तो सेम काम कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे? वही m इंटू एन हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। और नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने हो जाएंगे? सिमिलर फॉर्मूला कितने हो जाएंगे भाई? 2 की पावर 12। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्यों था? ये क्वेश्चन ये चीज़ दिखाने के लिए था कि अगर मेरे पास कॉमन एलिमेंट भी है ना, कॉमन एलिमेंट भी है तो भी नंबर ऑफ़ रिलेशन से कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही रहेंगे तो कितने भी एलिमेंट मेरे पास कॉमन हो उसमें। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं, आगे आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। अब देखो मेरे पास मान लो कोई रिलेशन है, पहले समझ लेते हैं, बाद में जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कोई रिलेशन आर है मेरे पास, रिलेशन आर ये है 1,2 1,3 और कुछ भी लिखा है मान लो इसमें 2,4 और 3,6, ये ऐसे रैंडमली कुछ भी लिखा है मेरे पास। ठीक है, नहीं चलो रैंडम नहीं लेते, सिंपल सा एक बना लेते हैं। मेरे पास एक सेट ए है, ये 1,2, ठीक है, और मेरे पास एक सेट बी है 2, 3, 4, 5। इनसे कोई एक रिलेशन डिफाइन ऐसे ही किया है मैंने रैंडम, जो है 1,2, 2,3, 1,4 एंड 2,2, ये रिलेशन डिफाइन किया है मैंने। ठीक है भाई, कोई भी एक ऐसे ही रैंडम रिलेशन डिफाइन किया है मैंने इनसे। अब देखो जो मेरे पास डोमेन क्या बोलता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। ये आर जो है ना मेरे पास, इसमें हर एलिमेंट का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट है ना, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है भाई, वो है डोमेन। क्यों है डोमेन, समझो इस चीज़ को। और दूसरे में बोल रहा है, रेंज में बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो दूसरे एलिमेंट जो है ना ये वाले, ये बोल रहा है इनका सेट बना वो मेरे पास रेंज बनेगा। ठीक है, ये जो है मेरे पास ये रेंज बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है वो समझो एक बार। क्योंकि अगर मेरे पास मैं बोलता हूँ ये जो है कैसे आया होगा, बोला एक सेट ए होगा 1, 2 और दूसरा सेट जो है वो बी बना होगा 2, 3, 4, 5। इसके बाद हमने क्या करी होगी, मैपिंग करी होगी भाई ऐसे, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ और 2 का भी 2 के साथ, ऐसे मैपिंग करी होगी मैंने भाई। सही बात है। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो मेरे पास जब इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी को या फिर रिलेशन ए से बी में ऐसे लिखेंगे, रिलेशन ए से बी में जब लिखेंगे तो जो पहला एलिमेंट वो ए का आता है वो क्या होता है, इनपुट होता है भाई। ये जो है मेरे पास वो क्या होगा, इनपुट होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। आई बात समझ, मतलब मैं कोई रिलेशन है उसमें इनपुट जो है वो ये चीज़ें ही डाल सकता हूँ, बस यही चीज़ें इनपुट में डाल सकता हूँ मेरे पास जो होंगी, और यही चीज़ें जो हैं वो आउटपुट में आ सकती हैं। ध्यान रखना, ये जो बी वाला सेट है ना वही पूरा आउटपुट में आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब आ कौन सा रहा है वो बाद में देखूंगा मैं, आ क्या सकता है ना वो देखो 2, 3, 4, 5 यही आ सकते हैं बस। तो जो इनपुट वाला सेट होता है ना भाई, इनपुट वाला सेट, इसको बोलते हैं डोमेन का सेट। क्या बोलते हैं भाई, डोमेन का सेट। अब अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूँगा यहाँ पे, तो भाई पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी का हमेशा ए से ही तो आएगा, 1,1, 2, ये 2 ही तो एलिमेंट जो पहले आएंगे, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा है कि भाई साहब जो पहले एलिमेंट जो लिखा है ऑर्डर पेयर का, उसका सेट बना, वो सेट जो होगा मेरे पास क्या है, वो डोमेन वाला सेट होगा। और जो दूसरा एलिमेंट आया होगा वो कहाँ से आया होगा, वो भाई सेट बी से आया होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट वाले का सेट बना वो हर ऑर्डर पेयर में वो क्या होगा मेरे पास, वो मेरे पास भाई साहब रेंज के बराबर होगा। ठीक है, बट अभी कोडोमेन क्या होती है, अब देखो यहाँ पे 1 डालने पे मेरे पास 1 और 2 का पेयर बना, 1 और 4 का पेयर बना, 2 और 2 का पेयर बना, 2 और 3 का पेयर बना। अब ये आउटपुट क्या क्या आ सकता था, 2, 3, 4 और 5 आ सकता था। ठीक है, आया क्या एक्चुअल में निकल के 2, 3 और 4 आया, क्योंकि 5 तो किसी साथ पेयर हुआ ही नहीं ना भाई, 5 किसी के साथ पेयर ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 5 कोई है ही नहीं मेरे पास, कहीं भी नहीं है 5, तो मेरे पास 5 जो पेयर हुआ नहीं है ना। तो अगर मैं पूरे सेट की बात करता हूँ ना, 2, 3, 4 और 5, ये पूरा सेट बी है मेरे पास, इस पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन। मतलब जो जो आउटपुट मेरे पास आ सकता है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और जो एक्चुअल में आया है ना उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो आया क्या क्या है, देखो यहाँ से 2 आया है ना, ये यहाँ से ये 2 आया है, यहाँ से 3 आया है, यहाँ से ये 4 आया है, यहाँ से 2 आया, मतलब मेरे पास आया क्या क्या है, रेंज क्या क्या आई है मेरे पास, 2, 3 और 4, 5 तो कहीं आया ही नहीं ना भाई मेरे पास, क्योंकि 5 की मैपिंग ही हुई। तो कोडोमेन जो है जो आउटपुट आ सकता है, और रेंज मतलब जो जो आउटपुट मेरे पास निकल के आया है। आई बात समझ में। हमेशा अगर कहीं ऐसा डिफाइंड हो कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेट ए है ना भाई, जो सेट ए है वो मेरे पास क्या होगा, डोमेन, और जो सेट बी होगा उसको वो क्या होगा मेरे पास, कोडोमेन होगा। अब रेंज तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस किस के साथ मैचिंग हुई है। जैसे यहाँ 2 के साथ हुई है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ नहीं हुई है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा मैचिंग किसके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई है। जिसके साथ नहीं हुई है मतलब वो मेरे पास एज ए आउटपुट नहीं आया, और एज ए आउटपुट नहीं आया मतलब वो मेरे पास रेंज नहीं है। तो अगर ऐसे लिखा हो कभी, तो जो पहला एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या है, डोमेन, दूसरा वाला क्या है, रेंज। ठीक है, ऐसे बनाया हो कभी तो देखना पड़ेगा अपने को हर बार क्या, कि कौन सा जो है इनपुट से किस
एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा है, आउटपुट में किस एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा है। इनपुट वाला जो सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे, आउटपुट वाला पूरा सेट होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे, और जो जो इनपुट में मेरे पास इनपुट जिन जिन से आउटपुट दे रहा है, जो आउटपुट दे रहा है उन आउटपुट को क्या बोलेंगे अपन, रेंज बोलेंगे। आई बात समझ में भाई? तो यहाँ पे रेंज का जो सेट है वो 2 3 4 होगा, क्योंकि 5 के साथ कोई मैचिंग नहीं है। और डोमेन का सेट क्या होगा, यहाँ पे डोमेन का सेट होगा 1 और 2, ठीक है। कोडोमेन का सेट क्या होगा, 2 3 4 5, जो जो मेरे पास रेंज हो सकते थे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि ए सेट दिया है मेरे पास 1 3 5 7, बी सेट दिया है 2 4 6 8, ठीक है। तो एक रिलेशन आर डिफाइन किया है ए से बी में, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ़ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 देन डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। पहले मुझे आर लिखना तो पड़ेगा ना। कंडीशन क्या है आर में, ये है कि एक्स माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक्स जो है वो हम बाई डिफ़ॉल्ट किससे लेंगे, ए से लेंगे, वाई जो है वो किससे लेंगे, बी से लेंगे। तो एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं। देखो इधर 1 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 1 किसी यहाँ में किसी से बड़ा है ही नहीं, तो 3,2 पेयर बन जाएगा। 3 जो है यहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया है। उसके बाद देखो 5,2 पेयर बनेगा और 5,4 का पेयर बनेगा यहाँ से, देखो। उसके बाद देखो 7,2 7,4 और 7,6 का पेयर बन जाएगा। ये बस मेरे पास ये जो है ना, ये रिलेशन आर बनेगा मेरे पास, बस एक। आई बात समझ में? यही वाला एक ऐसा मेरे पास रिलेशन है जो बनेगा अंडर दिस गिवन कंडीशन, बाकी तो कोई मेरे पास पेयर आएगा ही नहीं आर में। तो अब देखो इसका अपने को हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट देखना है। देखो 3 5 5 7 7 7, तो मेरे पास डोमेन क्या सेट क्या हो गया, लिख दो सेम। क्या क्या एलिमेंट हैं, 3 5 और 7, ये मेरे पास डोमेन का सेट हो गया भाई। और सर कोडोमेन क्या होगा, बताया था कोडोमेन मतलब जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। सेट बी क्या है, 2 4 6 8, तो वो कोडोमेन है। मतलब जो जो मेरे पास आउटपुट आ सकता है वो मेरे पास क्या है, कोडोमेन है। अब आगे देखो रेंज, मतलब जो इनपुट डालने पे जो मेरे पास आउटपुट निकला उसको क्या बोलेंगे, रेंज। मतलब हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 2 2 4 2 4 6, मतलब क्या होएगा 2 4 और 6। आई बात समझ में? तो ये डोमेन कोडोमेन और रेंज होंगे मेरे पास इस फंक्शन की, ठीक है भाई। अब आगे देखो, आगे आता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। कुछ नहीं, ये छोटी सी चीज़ है इन्वर्स जो है ना, यही बोलता है कि इन्वर्स को पहली बात जो है अपन आर इन्वर्स से डिनोट करते हैं, आर की पावर -1 से। ध्यान रखना इन्वर्स जो है ना भाई, इन्वर्स जो है उसको 1/r, वो 1/r के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, नहीं होता है 1/r के बराबर। तो अगर कहीं लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं आर की पावर माइनस, और ये पावर -1 नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 1/r के बराबर, ये बस नोटेशन है एक दिखाने का कि हाँ इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ आर। आई बात समझ में भाई? ये 1/r के बराबर बिल्कुल नहीं है। अब देखो इन्वर्स मेरे पास ये आ गया। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब कुछ नहीं होता भाई। इन्वर्स का मतलब होता है अगर आर का इन्वर्स आर इन्वर्स है ना, तो इसकी जो डोमेन होगी मेरे पास वो इसकी रेंज बन जाएगी, और इसकी जो रेंज होगी मेरे पास वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। बस सीधी बात, और कुछ इन्वर्स का मतलब है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। जो डोमेन रेंज है ना वो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। यही इन्वर्स का मतलब होता है अपने पास। अगर मैपिंग डायग्राम देखना चाहूँ ना, तो मान लो ये मेरे पास एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो अगर ये ए है ये बी है, तो ए से बी में अगर मुझे कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है, तो बी से ए में अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूँगा उसको बोलेंगे आर इन्वर्स। क्योंकि ए से बी में जब मैंने रिलेशन डिफाइन किया ना, ए से बी में जब डिफाइन किया तो मेरे पास ये सेट जो है वो इनपुट सेट था और ये सेट जो है वो आउटपुट सेट था। मतलब ये जो है वो डोमेन थी, ये मेरे पास क्या थी, रेंज। लेकिन जब मैं आर इन्वर्स डिफाइन कर रहा हूँ बी से ए में, तो देखें ना अपन आर इन्वर्स डिफाइन कैसे कर रहे हैं, बी टू ए, तो इनपुट क्या है बी, तो मतलब ये क्या बन गया, इनपुट बन गया, और ये क्या बन गया, आउटपुट बन गया। लेकिन ये ए के इस आर के लिए तो ये इनपुट था, इसके लिए आउटपुट है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब कि डोमेन ऑफ आर इन्वर्स की डोमेन क्या होती है, ये वाली, ये क्या है, आर की रेंज के बराबर है। दूसरी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन के बराबर होगी, ठीक है भाई। तो ये अपने पास बेसिकली आर इन्वर्स का कुछ थोड़ा सा नॉलेज है, इससे ज़्यादा अभी यूज़ नहीं होगा, बाद में पढ़ेंगे अपन फंक्शंस के टाइम पे इसको, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला अपने पास जो है वो आता है वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इसका क्या मतलब है, देखो अपन ने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स जैसे होते हैं ना, वैसे वैसे ही कुछ लगभग ये भी होते हैं अपने पास इन्वर्स के टाइप। एम्प्टी सेट का वॉइड रिलेशन का मतलब क्या है, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। देखो रिलेशन कब बनता है भाई, ये मेरे पास एक सेट ए है, ये मेरे पास एक सेट बी है, तो ए के एलिमेंट्स बी से रिलेट करेंगे तभी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, अगर हाँ कि ना। देखो ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा तो मेरे पास एक रिलेशन बनेगा। ध्यान रखना, जब मेरे पास व्हेन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू
इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं करेगा, तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे पास, आर ऑफ ए टू बी क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, नल सेट बनेगा मेरे पास, क्योंकि किसी ने रिलेट किया ही नहीं। तो ये जब नल सेट बनेगा, एक आर रिलेशन है वो, उसको बोलते हैं अपन वॉइड सेट या वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा कि देखो वॉइड का उल्टा यूनिवर्सल हो जाएगा कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेट ए का जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है सेट ए से, कोई भी एलिमेंट नहीं कर रहा है। और जब हर एलिमेंट रिलेट करेगा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के हर एलिमेंट से जब रिलेट करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। मतलब देखो यहाँ 1 2 है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये 3 4 है, तो यहाँ का हर एलिमेंट जब यहाँ के हर एलिमेंट से रिलेट करेगा, मतलब 1 3 के साथ भी करेगा, 1 4 के साथ भी करेगा, 2 3 के साथ भी करेगा, 2 4 के साथ करेगा। मेरे पास बनेगा क्या, देखो ना, ये बनेगा 1 3 के साथ करेगा तो 1 3 बनेगा, 1 4 के साथ करेगा तो 1 4 बनेगा, 2 3 के साथ करेगा 2 3 बनेगा, 2 4 के साथ करेगा तो 2 4 बनेगा। ये देखो, ये मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन जो है ना, इसको तुम दूसरे लैंग्वेज में भाई ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ए क्रॉस बी के ही बराबर होता है। ए क्रॉस बी क्या है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी पढ़ा था अपन ने, ए क्रॉस बी, वही ए क्रॉस बी है ये। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने पास पॉसिबल पेयर्स बनते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सब के सब आ जाते हैं यूनिवर्सल रिलेशन में, और ऐसा तो ए क्रॉस बी में ही होता है। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन यही होती है कि भाई साहब ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड बी। आई बात समझ में? तो ये अपने पास दो छोटे छोटे टाइप्स थे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप ट्राई करने के बाद जो है आंसर रिलेट कर सको। आप कैलकुलेट कर देना कि कितना आएगा, मैं रफ लिख दे रहा हूँ कि इसका आएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7 इंटू 4 28। ये आंसर आएगा इसका भाई, देख लेना। ठीक है, सोल्व करके, ये होमवर्क आपके लिए, ये कुछ क्वेश्चन को घर से करेंगे आप। और होमवर्क अगर आपका निकल जाए तो वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिए, है ना, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा अगर सही होगा या गलत होगा। तीसरा अपने पास जो टाइप आता है वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन का। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है अपने पास भाई। आइडेंटिटी रिलेशन देखो, एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेट करे। देखो क्या लिखा है, ए रिलेशन ए टू बी इज सेट, इनफैक्ट ये ए से ए आना चाहिए। ठीक है ना, ये ए से ए आना चाहिए, क्योंकि दूसरे में सेम चीज़ मिले ना मिले, ए से ए अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, इफ सच दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। ये जो मेरे पास लैंग्वेज लिखी है ना भाई, इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझो क्या है, एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूँ। देखो मेरे पास एक सेट है, मान लो 1 2 3। ठीक है, तो अब मुझे लिखना है ए क्रॉस ए। मैं पहला रिलेशन लिख रहा हूँ ए क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस ए नहीं लिखेंगे, रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मैं पहला रिलेशन लिख रहा हूँ R1 मेरे पास मान लो ये है 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, रिलेशन R2 मेरे पास ये है 1 1 2 2। रिलेशन R3 मेरे पास मान लो ये है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। देखो 3 रिलेशन है मेरे पास अभी। मुझे अब ये देखना है कि इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है। तो भाई जब भी आइडेंटिटी रिलेशन हम देखेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे, पहली बात ये ईच देखो कि हर एलिमेंट जो है ना वो खुद से ही रिलेट करना चाहिए। अब इसमें एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, तो खुद से रिलेट करने का मतलब ये है भाई साहब कि 1 1 बनना चाहिए, 2 2 बनना चाहिए और 3 3 बनना चाहिए। खुद से रिलेट करने का ये मतलब है। आई बात समझ में? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। मतलब ये तो बनना चाहिए, बट सिर्फ यही बनना चाहिए भाई, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर ही नहीं सकता। अब देखो पहला है 1 1 2 2 3 3। हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है ना, खुद से रिलेट कर रहा है, बढ़िया बात है। तो ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन है। अब नीचे वाला देखो कि 1 1 और 2 2। ए में एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3। रिलेशन जो है ये बना है 1 1 2 2। इसमें 3 तो आया ही नहीं कहीं मेरे पास भाई। और यहाँ बोला है कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए।
तो यहाँ पे क्योंकि 3,3 मिसिंग है तो ये जो है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। अगला देखो कि 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,3, मतलब तीनों मेरे पास अवेलेबल हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों खुद से रिलेट कर रहे हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा आ गया ना ये मुझे चाहिए ही नहीं भाई। तो ये भी जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आया। तो देखो कितनी शार्प और पिन पॉइंटेड कंडीशन है कि हर एलिमेंट जो है ना भाई वो खुद से रिलेट तो करना ही करना चाहिए, और दूसरी बात वो सिर्फ खुद से ही करना चाहिए और हर एलिमेंट करना चाहिए। तो मतलब अगर 3 एलिमेंट हैं ए में 1, 2, 3 तो कॉमन सेंस है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन अगर मुझे चाहिए तो 3 एलिमेंट बन सकते हैं, 1,1, 2,2 और 3,3। इसके अलावा ना भी एक भी कम चलेगा ना एक भी ज़्यादा चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई। अब देखो अगले पे आते हैं। अगला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ये बिल्कुल आइडेंटिटी के जैसा ही है, बट इसमें क्या है, ये वो जो है वो शार्प कंडीशन नहीं लगाता है कि भाई साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट होने वाले एलिमेंट्स चाहिए। ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स जो हैं खुद से रिलेट तो होने चाहिए। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इफ़ a, बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सेट है 1, 2, 3, मुझे रिलेशन डिफाइन करना है ए से ए पे ही करना है, मतलब इसी सेट से इसी सेट पे करना है। मतलब 2 सेट मेरे पास कौन से होंगे, 1, 2, 3, और दूसरा ये भी होगा 1, 2, 3। अब मुझे इनमें जो है वो करना भाई, एरो मार्किंग जो भी करनी। तब देखो, तो पहली बात मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ R1 जो कि है मेरे पास 1,1 और 2,2 और 3,3, ठीक है। और दूसरा भी मेरे रिलेशन लिख रहा हूँ सिमिलर, वो है मेरे पास 1,1 और 2,2। तीसरा रिलेशन मैं लिख रहा हूँ मेरे पास ये है 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3। अब देखो मुझे पता है कि ये क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि भाई मेरे पास a, बिलोंग करना चाहिए सिर्फ, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, बस इतना बहुत है मेरे लिए। उसके अलावा जो आ जा रहा है ना बढ़िया है, जैसे यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, बाकी कुछ है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मेरे पास। अगला देखो 1,1 और 2,3, 2,2, एक 3,3 मिसिंग है यार यहाँ पे, तो हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो ये मेरे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। तीसरा देखो 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,3, यहाँ जो मेरे पास कंडीशन थी वो मुझे बस यही बताती है कि ये होना ज़रूरी है, बाकी कुछ हो या ना हो, कोई जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब खुद से रिलेट तो करने ही चाहिए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये खुद से रिलेट तो कर पा रहे हैं भाई, ये देखो ये खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तीनों एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ प्रेजेंट है या नहीं है उससे मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये नहीं है। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में मेजर फ़र्क समझ में आया भाई। मेजर फ़र्क यही है कि आइडेंटिटी बोलता है कि भाई साहब बस मुझे जो है वो ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट करें, किसी और से ना करें। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि बस मुझे वो एलिमेंट देते जो खुद से रिलेट कर रहे हैं, बात किसी से करें या ना करें। तो ये वाला जो मेरे पास सेट है ना भाई, ये रिलेशन जो है ये आइडेंटिटी भी है और ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी है। ये जो है कुछ नहीं है, ये जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आई बात समझ में। तो बेसिक जो डिफरेंस था वो समझ में आया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का ना। अब देखो आगे क्या है। आगे बोल रहा है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ नॉट आइडेंटिटी। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसमें हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होगा ही होगा ना, है ना। वो तो वही तो मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे वही तो चाहिए कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करें। दूसरा बोल रहा है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ नॉट आइडेंटिटी। ये बात भी सही है कि भाई, क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव में जो है कुछ रिफ्लेक्सिव में जो है अपने पास एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आ सकते हैं, जैसे ये मेरे पास ये आया है 1,3 यहाँ पे आ गया, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है भाई रिफ्लेक्सिव का। अगर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये आइडेंटिटी नहीं बचेगा, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्सिव होगा ज़रूरी नहीं है वो आइडेंटिटी हो, जैसे ये है ये आइडेंटिटी नहीं है वो रिफ्लेक्सिव है, और जो भी मेरे पास आइडेंटिटी होगा ज़रूरी है कि वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब देखो अपन ने पहले वाले 2 छोड़ दो, यूनिवर्सल और वॉइड रिलेशन छोड़ दो। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पढ़े हैं ना वो कौन सा पढ़ा भाई, एक तो अपन ने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिया। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, अगर मेरे पास पहले देखो लिखा क्या है कि लेट ए रिलेशन ए से ए में इज सेड टू बी सिमेट्रिक। किसी इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है किसी रिलेशन में तो बी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो कैसे, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई सेट मेरे पास अगर ए कुछ भी है, ठीक है, ए सेट मेरे पास ये है, मान लो 1, 2, 3। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ भाई साहब कि 1,1,
1,2, 3,1, 3,2 जो भी है, ठीक है भाई। और दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ये 1,1 और 3,2 और 2,3, दो रिलेशन डिफाइन की। अब देखो पहले रिलेशन में जो है मैं पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले देखो कि ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। यहाँ पे ए कोमा बी क्या है, 1,1, ए और बी इक्वल हो सकते हैं क्या। 1,1 को मैं अगर पलटूंगा तो क्या बनेगा, ये भी 1,1 ही बनाएगा, क्योंकि 1,1 को अगर मैं ये यहाँ ले जाऊँ, ये यहाँ ले जाऊँ तो क्या बनाएगा 1,1 ही, वो प्रेजेंट है, बिल्कुल है खुद ये वो। तो दूसरा देखो 1,2 अगर मेरे पास है तो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए क्या। 2,1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा भाई मेरे पास। अगला चेक कर लेते हैं कि 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, वो है यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला देखो 1,1, इसका रेसिप्रोकल के उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा 1,1 होगा, वो प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब देखो 3,2 है तो मतलब 2,3 होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव तो 2,3 है, इसके लिए 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। मतलब ये जो रिलेशन है भाई साहब, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। आई बात समझ में। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब अगर ए कोमा बी है, अगर ए कोमा बी है तो भाई साहब बी कोमा ए भी होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही मेरे पास रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, वरना रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगली बार अब अगला क्या देखो क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करने वाला वो है। बोलते हैं कि अगर मेरे पास किसी रिलेशन में ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, दोनों होने चाहिए भाई। ध्यान रखना यहाँ पे ये बी और ये बी सेम है, इसका मतलब कहीं पे अगर ऐसा है कि 1,2 एंड 2,3, ये बी जो है यहाँ पे और यहाँ पे बी सेम होगा भाई साहब, ये वाले बी। तो अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों प्रेजेंट हैं आर में तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। मतलब ये ए जो है यहाँ पे ये ए और सी भी होना चाहिए, बी हटा दो। अगर ए बी कोमा बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 1,2 है 2,3 है तो भाई साहब यहाँ इसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 भी होना ही पड़ेगा आर में। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ कोई रिलेशन R1 है मेरे पास, देखो 1,1, 1,3, 3,1 और 2,2। देखो मैंने ये बनाया है। यहाँ देखो पहले चेक करो कि मेरे पास ये वाली कंडीशन है भी कि नहीं है, कि ए कोमा बी और बी कोमा सी प्रेजेंट है भी नहीं है। तो ए कोमा बी क्या मेरे पास बी कोमा सी है, ये रहा बी कोमा सी। बी देखो दोनों में सिमिलर है, बिल्कुल है। तो ये 1,1, 1,3 अगर ऐसा है तो मेरे पास भाई ए कोमा सी होना चाहिए, मतलब 1,3 होना चाहिए। क्या 1,3 यहाँ पे है, नहीं है, इसको बना लेते हैं चलो 1,3। क्या 1,3 है, बिल्कुल है, ये रहा। तो मतलब ये जो रिलेशन है मेरे पास वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई बात समझ में। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि मुझे पहले अगर ये कंडीशन मिलती हैं ए कोमा बी और बी कोमा सी तो ही मैं चेक करूँगा भाई साहब कि ए कोमा सी है कि नहीं है। अगर मुझे यही दो कंडीशन नहीं मिल रही है ना तो मैं आगे चेक करूँगा ही नहीं। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ध्यान से सुनो मैं पूछ रहा हूँ, कब नहीं होगा। वो बहुत कम केस में ट्रांजिटिव नहीं होता है। और ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, जब मेरे पास ए कोमा बी हो और बी कोमा सी भी हो लेकिन ए कोमा सी ना हो, ठीक है, वो तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा जब ये तीनों मेरे पास कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर मेरे पास ए कोमा बी भी नहीं है और बी कोमा सी भी नहीं है, अगर यही नहीं है मेरे पास कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो भाई साहब आगे चेक करने का मतलब बनता ही नहीं है। आई बात समझ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं ऐसा है, देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर कहीं मेरे पास एक रिलेशन डिफाइंड है ऐसे 1,3, 5,6, 7,8, 9,10। अब इस रिलेशन में कहीं ऐसा आ रहा है कि ए बी और बी सी प्रेजेंट हो मेरे पास। देखो ए बी बी सी 3, कहीं पे शुरू में 3 नहीं है, कहीं पे 6 नहीं है, कहीं पे 8 नहीं है, कहीं पे 10 नहीं है। तो मेरे पास अगर यही कंडीशन प्रेजेंट नहीं है ना कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो आगे मेरे को ए कोमा सी ढूंढना ही नहीं है, ये अपने आप ट्रांजिटिव मेरे पास बन जाएगा। आई बात समझ में, ये ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई मेरे पास रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब उसमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, ए कोमा बी और बी कोमा सी, और ए कोमा सी ना मिले। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मुझे यही कंडीशंस नहीं मिलती हैं, ए कोमा बी और बी कोमा सी ही मुझे नहीं मिलता है। आई बात समझ में। तो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है, समझे भाई। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी हैं तो ए कोमा सी होना ही होना पड़ेगा। आएगी बात समझ में। अगला देखो वॉइड रिलेशन। जो वॉइड रिलेशन अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ना भाई, उसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों बोलते हैं, बट रिफ्लेक्सिव उसको नहीं मानते हैं।
ठीक है। सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वॉइड रिलेशन में कुछ है भी कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा एक समान है। और ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्योंकि वॉइड रिलेशन में जब कुछ है ही नहीं, तो मैंने अभी क्या बताया, अभी क्या बताया कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी प्रेजेंट होगा तो ही क्या करेंगे, ए कोमा सी को ढूंढेंगे। अगर इनमें से यही दोनों प्रेजेंट नहीं है तो अपने आप जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा भाई? वो रिलेशन अपने आप ही ट्रांजिटिव कहलाएगा। आई बात समझ में? आगे देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तीनों ही कंडीशन को जो फुलफिल करता है उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। आई बात समझ में भाई? कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो मतलब जिसका हर एलिमेंट, जिस सेट का हर एलिमेंट जो है उस रिलेशन में खुद से रिलेट कर रहा हो। जो ट्रांजिटिव भी हो जो अभी अपन ने पीछे देखा है ए बी और बी सी वाला, तो ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। और जो सिमेट्रिक भी हो कि अगर ए कोमा बी है तो भाई साहब बी कोमा ए भी होना ही होना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। आई बात समझ में? तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो तीनों को मिला के बनाता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ठीक है भाई। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया मेरे पास, देखो पहले रिलेशन दे दिया उसने 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1। ठीक है। अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई? 1 4 2 3। रेंज लिखना है तो क्या लिखूंगा? 3 2 4 1। ये क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखो उसने पूछा क्या है कि ये पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, नन है। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट को खुद से रिलेट होना पड़ेगा। अब वन जो है क्या वन के साथ रिलेट कर रहा है? नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो वैसे ही नहीं है भाई ये, क्योंकि पहला एलिमेंट ही खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, तीसरा भी नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 है ही नहीं इसमें। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब आता है ट्रांजिटिव की, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक में देखो क्या होता है। सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी है तो बी सी बी ए बी होना पड़ेगा। क्या 1,3 यहाँ पे है? क्या 3,1 है ये रहा। क्या 4,2 यहाँ पे 2,4 है ये रहा। 2,3 है भाई, है 3,2, यहाँ नहीं है 3,2, तो ये तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा मेरे पास भाई। आगे देखो क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव कब होगा? कोई भी मेरे पास अगर ट्रांजिटिव होता है रिलेशन, तो उसमें क्या करना होता है भाई? ए बी देखो, फिर बी सी देखो और फिर ए सी देखो, यही करना होता है भाई। तो ये पता कैसे लगेगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? देख लो भाई, क्या मेरे पास ये पेयर बन रहा है, मुझे ए बी और बी सी वाला पेयर दिख रहा है। देखो 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला 3,1 ये रहा। अब 1,3 और 3,1 अगर प्रेजेंट हैं तो भाई साहब ए सी 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा? तभी रिलेशन क्या होगा मेरे पास? ट्रांजिटिव होगा। लेकिन इसमें तो 1,1 मेरे पास है ही नहीं, तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा नन ऑफ दिस। आए भाई समझ में बात? चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन किसी को समझ में ना आए तो भाई कमेंट्स कर सकता है, कमेंट्स में पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स में मैं। ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन है कि कंसिडर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। अब देखो मेरे पास दो रिलेशन दिए एस और टी। एस क्या बोलता है कि वाई की वैल्यू एक्स प्लस 1 है और जो है एक्स 0 से 2 के बीच में लाई करता है। टी क्या बोलेगा कि एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर। ये भी आप लोगों का जो है होमवर्क सवाल है भाई, इसको घर पे बैठ के एक बार ध्यान से करेंगे। ठीक है। आंसर आने के बाद या तो कमेंट में आंसर कर दो या फिर मेरे पास मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है भाई। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि जो एस है मेरे पास, जो एस होगा मेरे पास वो कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। और जो मेरे पास टी होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एस जो है वो नॉन सिमेट्रिक, एस जो है वो नॉन रिफ्लेक्सिव और एस जो है वो नॉन ट्रांजिटिव, ये तीन होंगे। ठीक है। और टी जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है भाई। ये अपने पास क्वेश्चन आप लोग घर से करना है, कमेंट बता देना मुझे। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब अगर ए बी है तो बी कोमा ए बी चाहिए मुझे। तो बोल रहा है कि अब देखो ये थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर ले इसने कि एक रिलेशन R1 है ए से बी में। बोल रहा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन? अगर सिमेट्रिक होगा तो इसका जो है उल्टा भी सही होगा। अगर ए इज़ ब्रदर ऑफ बी तो बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ये भी सही होना चाहिए। बट वो हर बार सही नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि अगर ए जो है वो बी का भाई है तो ज़रूरी थोड़ी बी बी ए का भाई हो सकता है बी ए की बहन हो, है ना। इट मे बी पॉसिबल कि इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी देन बी कैन बी द सिस्टर ऑफ ए। तो इसका मतलब पहले वाला जो पार्ट है ना भाई वो सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं करता है। आई बात समझ में? पहले वाला पार्ट सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं करता है। दूसरे वाला पार्ट देखो कि ए रिलेशन है R2 ए और बी के बीच में, ए इज़ कज़न ऑफ बी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी का कज़न है तो बी भी तो एक ही कज़न ही लगेगा, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर लड़का हो या बी या लड़की, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कि अगर ए बी का कज़न है मतलब
ए भाई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अपन कज़न को तो कज़न ही बोलेंगे ना भाई, चाहे दीदी हो, भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो, कुछ भी हो। तो इफ़ ए इज़ कज़न ऑफ बी देन फॉर श्योर बी इज़ कज़न ऑफ ए। इसका मतलब इसमें दूसरी वाली चीज़ सही है। R2 जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है अपने पास। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं भाई। आगे एक रिलेशन मेरे पास है 1,2 एंड 2 1,1। 1,2 और 1,1 मेरे पास अगर रिलेशन है, बोल रहा है कि इसमें मिनिमम नंबर फोल्डेड पेयर कौन से ऐड करने की इक्विवेलेंस बन जाए। अब इक्विवेलेंस बन जाए मतलब भाई सिमेट्रिक बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे आसान वाला सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक बनाना है तो अगर देखो इसमें 1,2 है और 1,1 है, 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 ही होगा। 1,2 का क्या होगा, 2,1 होगा, मतलब इसमें 2,1 ऐड करना पड़ेगा। तो कर दो भाई, चलो इसमें आ गया 1,2 और 2,1 और 1,1, ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास हो गए। अब देखो रिफ्लेक्सिव अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, A, मिलना चाहिए मुझे। अब एलिमेंट्स 1 और 2 दो ही हैं, तो 1,1 तो है, 2,2 और ऐड कर दो क्योंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो देखो हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो गया, दो एलिमेंट 1 और 2, और हर एलिमेंट जो है खुद से रिलेट भी हो गया 1,1 और 2,2। अब दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ कंडीशन क्या है कि खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, बाकी साथ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब अगला देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए भाई, ट्रांजिटिव के लिए A, B और B, C टाइप्स कुछ होना तो चाहिए ना। देखो ये A, B, तो B, C टाइप्स यहाँ पे है, तो इनको मर्ज करूँगा तो क्या बनेगा, 1,1 बनेगा, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से जो है सारे चेक करोगे तो पता लगेगा ये जो है ट्रांजिटिव भी है रिलेशन। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐड क्या किया हमने एक्स्ट्रा जो है वो एक तो 2,2 ऐड किया है और एक 2,1 ऐड किया है। ठीक है भाई, ये दो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड किए हैं जिससे मेरे पास जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। आई बात समझ में? अब चलो आज जो है यहीं तक करते हैं अपन। अपना जो रिलेशन है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, तो प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। जैसे मैंने बताया जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे खुद के तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा पूरा सोल्व करने का। अगली क्लास से हम लोग जो है फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अगली क्लास से पहले रिवाइज़ कर लेना एक बार।